हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं वो है हमारा रूस यानी कि रशिया। हमारा ये यूनिट नंबर 4 है बीए प्रोग्राम पोल साइंस मेजर का। और जो हमारा पेपर का नाम है वो है तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो रूस है ना वो 85 राज्यों से मिलके बना हुआ है। ये एक संघीय गणतंत्र है, यानी कि यहाँ पे संघीय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य के पास अपनी सरकार तथा शक्तियां हैं, परंतु जो केंद्र की शक्तियां हैं ना वो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। और यहाँ पे अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री के पास भी शक्तियां होती हैं, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज़्यादा ताकतवर होते हैं शक्तियों के मामले में। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये है हमारा रशिया का मैप। अब देखो, हम देखते हैं प्रशासन का स्तर। तो यहाँ पे 3 स्तर पर प्रशासन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या अपनाया गया है, संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्तरीय प्रशासन। अब देखो, केंद्र सरकार बिल्कुल ये सेम सिस्टम कैसा है, इंडिया में भी सेम सिस्टम है ना। केंद्र सरकार के अपने काम, अधिकार और शक्तियां होती हैं, ठीक है। और जो राज्य सरकार है इसके पास अपने काम होते हैं, अपनी शक्तियां होती हैं और अपने अधिकार होते हैं। और जो स्थानीय सरकार होती है, जिसको हम निचले स्तरीय सरकार कहते हैं, उसके पास भी अपने काम होते हैं, जैसे कि नगर पालिका हो गई, अपने अधिकार होते हैं, ठीक है, और अपनी शक्तियां होती हैं। अब जो केंद्र सरकार के पास काम होता है उसकी अलग सूची तैयार की जाती है, ठीक है, जैसे कि देश की रक्षा को देखना। उसके अलावा केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं, जैसे कि सुरक्षा हो गई, ठीक है, शिक्षा हो गई। उसके अलावा केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य हो गया। ये सारी चीज़ें वित्त से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें केंद्र सरकार देखती है केंद्र स्तर पर। उसके अलावा राज्य सरकार का अगर हम काम देखें तो अपने राज्य में जितना भी ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट का जितना भी सिस्टम है वो सब देखेगी। उसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और अपने एरिया में किस एरिया में कितना पैसा लगाना है वो सारा बजट तैयार करना, ये सारी चीज़ें राज्य सरकार के कामों के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम देखें स्थानीय प्रशासन, ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन में आ जाती है नगर पालिका। अब नगर पालिका का क्या काम होता है कि जो अपने एरिया की स्वच्छता है, ठीक है, उसको बनाए रखना। जो नगर निगम वाले स्कूल्स हैं उनके अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। अब बात तो हम रशिया की कर रहे हैं, बट कुछ काम जो है वो सिमिलर होते हैं, जिस तरीके के इंडिया में उसी तरीके के रशिया में भी हैं। तो आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने अभी तक कि हम चौथे देश के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने तो करी है, आपका पता नहीं, आपने भी करी होगी कि ऑलमोस्ट ना हर एक चीज़ सिमिलर है। अब कोई भी देश है अपने देश के नागरिकों के बारे में तो बुरा नहीं चाहेगा, बेहतर करने की कोशिश करेगा ना। तो इसी वजह से हर एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से वेल डिफाइन है, ठीक है। हर एक चीज़ सेम ही है हर जगह पर, मतलब मोस्टली एरियाज में, मोस्टली देशों में ये 3 स्तर पर ही सारे चीज़ काम किए जाते हैं, यानी कि संघीय सरकार है, उसके अलावा संविधान हमें पढ़ना है, फिर वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से काम करती हैं, हमें वो चीज़ें देखनी है। तो हर जगह हमें सेम चीज़ें देखनी है। इसीलिए मैंने आपको ना टू द पॉइंट हर चीज़ लिख कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि एक्सप्लेन करके तो आप भी लिख सकते हो, बट आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप अपना आंसर जो है ना वो अच्छे से लिख पाओगे। अब हम देखते हैं प्रशासनिक निकाय। अभी तक हमने संघीय प्रणाली देख ली, किस तरीके से रशिया के अंदर संघीय प्रणाली का उपयोग किया गया है। अब हम देखेंगे कि जो प्रशासन है ना रशिया का, वो किस तरीके से चलाया जाता है। तो रूस के प्रशासन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इंडिया का देखें तो इंडिया का भी तो 3 भागों में विभाजित है ना। तो यहाँ से सिमिलैरिटी आ गई। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सेम चीज़ है, ठीक है। ऐसे इंडिया में, ऐसे ही रशिया में, कोई अलग बात नहीं है। सॉरी। अब देखो, कार्यपालिका के बारे में हम देखते हैं। कार्यपालिका का जो प्रतिनिधित्व है ना वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सब लोग मिलके करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है, यानी कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के पास भी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री है ही नहीं, उसको गायब ही कर दिया। राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, और प्रधानमंत्री है तो कैबिनेट मंत्री भी होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, सबसे ज्यादा पावर इसी के पास है। और जो यही ना राज्य यानी कि देश का भी प्रमुख होता है। सरकार की नीतियाँ
जो है ना वो कार्यपालिका द्वारा लागू की जाती है, यानी कि विधायिका से जो भी बिल पारित हुए, जो भी नीतियां बनाई गई ना, उनको इम्प्लीमेंट करना, जनता तक पहुंचाना किसका काम होता है? कार्यपालिका का। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आदेश पर सरकार चलाता है। अब ये सारी की सारी चीजें हमारे इंडिया में भी है, बस क्या डिफरेंस है रशिया और इंडिया के कार्यपालिका में, कि कार्यपालिका के अंदर, इंडिया के अंदर कार्यपालिका जो है उसके अंदर भी ना जो राष्ट्रपति है ना वो हस्तक्षेप नहीं करता, बट रशिया की जो कार्यपालिका है उसके अंदर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करता है। तो बस एक छोटा सा यहाँ से हमने डिफरेंस पकड़ लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ से कार्यपालिका भी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं विधायिका को। तो विधायिका जो है वो प्रशासन का वह अंग है जो विधायक बनाती है। विधायक क्या हो गया? कानून बनाना। अब विधायिका है, विधायक बनाएगी यानी कि कानून बनाएगी। किस तरीके से बनाएगी? जिस तरीके से इंडिया में बनते हैं, दो सदन है, दोनों में से किसी एक सदन में कानून रखा जाता है, वहां से पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा, वहां से पास हो जाएगा तो सीधा कहाँ जाएगा? हमारी कार्यपालिका के पास जाएगा और कार्यपालिका उसको जनता तक पहुंचाकर लागू कर देगी। ठीक है, ऐसा ही होता है इंडिया में, सेम चीज है, कुछ डिफरेंस तो नहीं है। रूस की जो विधायिका है ना उसको क्या कहा जाता है? फेडरल असेंबली कहा जाता है। जिस तरीके से इंडिया की जो विधायिका है उसको संसद कहा जाता है, उसी तरीके से रशिया की जो विधायिका है उसको फेडरल असेंबली कहा जाता है। और ये जो विधायिका है ना इसके अंतर्गत दो सदन है, भारत के अंतर्गत भी दो सदन है। पहला क्या है? स्टेट ड्यूमा, और दूसरा है फेडरेशन काउंसिल। अब देखो सिर्फ नाम में चेंज है, और विधायिका को क्या कहा जाता है? फेडरल असेंबली कहा जाता है। तो बस नाम में ही तो बदलाव आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जब हमारे जो नाम होते हैं खुद के नाम, जैसे कि मेरा नाम महक है, आपका नाम हो सकता है कुछ भी हो, तो इंडियन नेम्स में और जो बाहर के नाम होते हैं उसमें तो फर्क होता है। उसी तरीके से जो विधायिका के और जो विधायिका के अंदर जो सदन है उसके नाम है ना वो भी अलग है। तो आपको सिर्फ ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, बाकी बहुत इजी पेपर है ये आपका। अब देखो हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि जो स्टेट ड्यूमा है वो क्या चीज़ है। स्टेट ड्यूमा क्या है? निचला सदन है, ठीक है, संसद का, यानी कि फेडरल असेंबली का। और इसके अंदर कितने सदस्य पाए जाते हैं? 450 सदस्य। और ये सदस्य कितने टाइम के लिए काम करते हैं? प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष के लिए काम करता है। अब ये जो सदस्य है इनका चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अब जिसको नहीं पता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कौन सी होती है तो वो मेरे बाकी वीडियोस को देख सकता है। मेरा वीडियो है एक जिसके अंदर मैंने आपको जितने भी चुनाव के टाइप्स होते हैं ना वो सारे पढ़ा रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं, छोटा सा ही वीडियो है वो। नेक्स्ट है हमारा फेडरल काउंसिल, यानी कि इसका दूसरा सदन है उसका नाम है फेडरल काउंसिल। अब देखो ड्यूमा जो है स्टेट ड्यूमा वो निचला सदन है, तो फेडरल काउंसिल कौन सा होगा? ऊपरी सदन होगा। और इसमें जो सदस्य है ना वो गिनती के हिसाब से नहीं आते, इसमें आते हैं प्रत्येक क्षेत्र से 2 सदस्य, यानी कि 85 × 2 ऐसे करके आते हैं। अब विधायक पारित करना, विधायक पर चर्चा करना, विधायक संबंधी सुधार करना और सुझाव पेश करना, बजट पेश करना, ये सारा इतना भारी भरकम जो काम है ना वो सारा फेडरल काउंसिल देखती है। अब हम देखेंगे न्यायपालिका को। अभी तक हमने दो प्रशासन के निकाय कवर कर लिए, कार्यपालिका और विधायिका। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको समझाया ताकि आपके पास मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो हों। बाकी तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सारी चीज़ें सेम ही है। अब न्यायपालिका देखते हैं। तो रूस की जो न्यायपालिका है ना वो स्वतंत्र है। अब देखो यहाँ पे स्वतंत्र तो हमने लिख दिया, बट आपको एक छोटा सा ट्विस्ट आगे देखने को मिलेगा। रूस की न्यायपालिका संवैधानिक रूप से कार्य करती है। भाई भारत की जो कार्यपालिका है ना वो भी स्वतंत्र है और संवैधानिक रूप से काम करती है, यानी कि सारे पॉइंट सिमिलर हैं। और रूस की जो न्यायपालिका है ना वो 3 प्रकार की होती है। अब देखो नाम में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, संवैधानिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और मध्यस्थ न्यायालय। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना उससे ऊपर कोई नहीं होता, बट रूस में संवैधानिक न्यायालय सबसे ऊपर होता है। ठीक है, ये संविधान की व्याख्या करता है, ये बताता है संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना वो सारे के सारे जितने भी न्यायालय ना उनसे सुप्रीम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है सर्वोच्च। सर्वोच्च तो है बट संवैधानिक न्यायालय भी इसके ऊपर है। अब ये क्या करते हैं, न्याय से संबंधित जितने भी मामले होते हैं ना उनको निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। अब आ जाता है मध्यस्थ न्यायालय, यानी कि जो राज्य स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर जो चीजें देखता है वो कौन देखता है? मध्यस्थ न्यायालय देखता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे न्यायालय देखने को मिल जाएंगे।
जैसे कि वाणिज्यिक न्यायालय हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, बहुत सारे कोर्ट है। अगर आप टाइप ऑफ कोर्ट्स देखने बैठोगे तो इंडिया में बहुत सारे हैं और उसी तरीके से रशिया में बहुत सारे हैं, बट आप मेन ये 3 लिख देना, आपका काम खत्म हो गया। अब मैंने आपको बता दिया इनके काम क्या है। संवैधानिक न्यायालय क्या करेगा, संविधान की व्याख्या करते हैं, बताता है संविधान के अंदर क्या है और किस तरीके से सबको काम करना है, यानी कि प्रत्येक न्यायालय प्रत्येक प्रशासनिक निकाय के जो शक्तियां हैं, कार्य हैं और जितना भी उनका प्रशासन है उस पर अंकुश लगाता है संविधान के तहत। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, न्याय से संबंधित जितने भी मामले होते हैं ना उस पर अपना आखिरी फैसला सुनाता है। मध्यस्थ न्यायालय क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय से नीचे ये कोर्ट आता है और इसके अंतर्गत जितने भी मामले होते हैं वो फर्स्टली आते हैं और यहाँ से पहले सुनवाई होती है। अगर जो पार्टीज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है मध्यस्थ न्यायालय के फैसले से, देन वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब रूस का जो न्यायपालिका है ना उस पर राष्ट्रपति का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं कि जो राष्ट्रपति है ना उसका प्रभाव न्यायपालिका पे देखने को मिला है। हालांकि ये कहा गया है कि रूस की न्यायपालिका स्वतंत्र है, बट अगर हम देखें तो रूस की न्यायपालिका के ऊपर राष्ट्रपति का प्रभाव है, तो हम संपूर्ण रूप से इसको स्वतंत्र नहीं मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन है सरकार से रिलेटेड। कौन है, 3 ही लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। अब देखो राष्ट्रपति के बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। इंडिया में भी भैया हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रमुख है और प्रथम व्यक्ति है। तथा जो प्रशासन और देश से जुड़े हुए जो मामले होते हैं ना उसमें राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आ गया। जो इंडिया का जो राष्ट्रपति है ना उनके पास इतने ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं, वो एक नाम मात्र के उनके पास अधिकार होते हैं। बट अगर रशिया के राष्ट्रपति की बात की जाए ना तो उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, ठीक है, और 5 साल के लिए उनका चुनाव किया जाता है। उसके अलावा ये जो ये राष्ट्रपति होते हैं इनका सीधा चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और जो चुनाव प्रणाली इस्तेमाल की जाती है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो गई होंगी। अब आप अगर इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, क्योंकि हमने मेन पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो कि है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या चीज़ है वहाँ पे, प्रधानमंत्री रूस का जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, और ये सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख हो गया, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख हो गया। परंतु जो राष्ट्रपति की तुलना की जाए ना अगर प्रधानमंत्री से, तो राष्ट्रपति के पास ज्यादा अधिकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल क्या चीज है, रूस की जो मंत्रिमंडल है ना वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। हमारे इंडिया में भी यही सीन है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल काम करती है। नेक्स्ट है प्रशासन तथा देश से जितने भी जुड़े हुए मामले हैं ना उसमें मंत्रिमंडल अपने अनुभव, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और अपनी स्पेशलिटी के बिहाफ पर जो सुझाव है ना वो राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को देता है ताकि बेहतरी देखी जा सके। तो एक नज़र हम मार लेते हैं पार्टी सिस्टम के ऊपर भी। तो देखो बहुदलीय प्रणाली है सबसे इजी, जितने मर्जी नंबर ऑफ पार्टीज आ जाओ सबका स्वागत है, ठीक है। उसके अलावा जो पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी है ना उसका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे इंडिया में अभी मेनली 3 पार्टी चल रही हैं जिसका प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है, बच्चे बच्चे को उसका नाम याद है। उसी तरीके से रशिया के अंदर भी ना एक पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, उसका नाम क्या है, यूनाइटेड रशिया। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है और ज़्यादातर इसी पार्टी की सरकार बनती है, यानी कि बहुदलीय प्रशासन है, बहुदलीय व्यवस्था है, बट उसके बावजूद भी एक पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है सरकार में जिसका नाम है यूनाइटेड रशिया। इसके अलावा भी काफ़ी सारी पार्टीज है जिनका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रोडीना, ठीक है, सिविक प्लेटफॉर्म, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। यानी कि ऐसा ही नहीं कि अगर एक पार्टी का प्रभुत्व है तो बाकी जो पार्टीज है उनको नज़रअंदाज किया जाएगा, नहीं भाई, हर एक पार्टी का हमें नाम लिखना है ताकि हम अच्छे से अपने एग्जाम में कवर अप कर पाए, ठीक है। बाकी तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता इस वाले पार्ट से, क्योंकि पार्टीज के बारे में आप कहाँ तक याद रखोगे। अगर आपसे बाई चांस पूछ भी लिया गया ना पार्टी के बारे में तो आपको क्या करना है,
स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ लिख देना है। अब 8 पेज आप कैसे कवर करोगे, ऐसे ही करोगे ना। आपको जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ाई हैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके ना सबके बारे में लिख देना है, ताकि आपके जो 8 पेजेस का आंसर है ना परफेक्टली बन सके। बस आपका अगर जो भी टॉपिक है ना, मेन जो आपको टॉपिक पूछा गया है क्वेश्चन में, लाइक अगर पार्टी सिस्टम पूछ लिया गया तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि वहाँ पे जो पार्टी सिस्टम की व्यवस्था है वो लोकप्रिय है, वहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है, प्रत्येक पार्टी को अपना प्रतिनिधित्व देने का मौका मिलता है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो रशिया की जो जनता है उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, अगर रशिया की जनता चाहे तो वह तख्ता पलट कर सकती है। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके इस चीज को और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है संविधान। अब देखो, जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो देश के अंदर वहाँ पे पॉलिटिक्स किस हिसाब से चल रही है, एंड सेकंड हो जाता है हमारा संविधान। ये दो चीज़ें अगर आपने कवर अप कर ली ना, तो यानी कि आपने उस चैप्टर से ऑलमोस्ट 80% चीज़ कवर कर ली है। अब देखो, अगर हम संविधान के बारे में देखते हैं तो रूस का जो संविधान है ना वो कई चरणों में देखने को मिलता है, यानी कि इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, जो जार शाही से सोवियत संघ और फिर आधुनिक रशिया तक फैला हुआ है। यानी कि जार शाही क्या था, रशिया पे ना जो शासन कर रहा था सोवियत संघ आने से पहले, वो राजा था जार, ठीक है, उसका नाम था जार। तो वो जो काल था ना उसको जार शाही काल कहा जाता है, ठीक है। वहां से लोग आजाद हुए, सोवियत संघ में आ गए। सोवियत संघ क्या था, यूएसएसआर, ठीक है। कोल्ड वॉर आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, कोल्ड वॉर के बारे में, यूएसएसआर, ठीक है, यूएसए, दो पार्टीज में पूरा का पूरा विश्व डिवाइड हो गया था। उस टाइम पे भी भारत ने क्या करा था, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, ठीक है। वो तो मतलब हमारा आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए यूएसएसआर क्या था, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो मैं आपको बता देती हूँ, यूएसएसआर जो था वो कोल्ड वॉर यानी कि जो शीत युद्ध हुआ था उसमें एक प्रमुख संघ बन के उभरा था, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे देश मिलकर उन्होंने अपना एक संघ बनाया था, जिसके अंदर रूस जो था वो सबसे ज़्यादा मेन था, क्योंकि जो रूस का क्षेत्रफल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और जो सोवियत संघ था ना, इसका जो मोटिव था वो ये था कि पूरे के पूरे विश्व में ना जो हमारी प्रथा मतलब हमारे जो विचारधारा है ना उसको अपनाया जाए। कौन सी वाली को, समाजवादी, ठीक है। यानी कि जो सरकार है ना वो हर एक मामले में हस्तक्षेप करे, गरीबों का भला हो सके। पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने सीधा साफ मना किया था कि हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा चरण निकल कर आता है आधुनिक रूस का, ठीक है। यहाँ पर जो था वो समाजवादी और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी ना, दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी चीज़ें अगर आप एग्जाम में लिखोगे हो जाएगा ना आंसर बड़ा, फिर टेंशन तो लेनी ही नहीं है। तो रूस में 19वीं शताब्दी तक जार शासन चलता रहा, ठीक है। जार कौन था, वहाँ का राजा था, जिसके अंतर्गत सारे अधिकार तथा शक्तियां शासक के हाथ में थी। अब देखो, जब राजा है किसी देश में तो ऑब्वियस सी बात है ना, जितने भी अधिकार, शक्तियां होंगी, ताकत होगी, वो सब किसके हाथ में होगी, राजा के हाथ में होगी ना। वो किसी और को थोड़ा ना दे देगा ताकि उसका तख्ता पलट कर दे। इसी वजह से जो आम जनता थी ना वो बहुत ज्यादा असंतोष में आ गई थी, क्योंकि एक तो प्रशासन के अंदर आम जनता अपने राय प्रकट नहीं कर सकती थी, उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, राजा से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती थी। तो उस चीज से जनता थी ना वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि जनता के पास कोई अधिकार ही नहीं था। और जनता के अंदर जो असंतोष था ना वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आर्थिक संकट पैदा हो रहा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। राजनीतिक अपारदर्शिता आ रही थी, यानी कि राजनीति के अंदर क्या चल रहा है, वहां पे प्रशासन में क्या चल रहा है वो जनता को पता ही नहीं था, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक भेदभाव, मतलब जब राजा का शासन था ना, जार शाही जब शासन चल रहा था उस टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था थी ना उसको बनाया गया था। वर्ण व्यवस्था कैसी थी वहां पर, एक हो गया राजघराना, ठीक है, यानी कि जो जार था ना उसकी अपनी फैमिली मेंबर्स, राजघराना तो मौज में जिंदगी काट रहा है। उसके बाद आ जाते थे कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग के बाद आते थे किसान और मजदूर। कुलीन वर्ग में क्या था, थोड़े से अमीर लोग आ गए, पढ़े लिखे लोग आ गए, वो लोग आ जाते थे जो अपना मतलब अच्छे से खाना पीना चला पा रहे हैं। फिर उनसे नीचे आ जाते थे किसान और मजदूर, जो अपनी रोज की दिहाड़ी कमा रहे हैं, उसके बाद वो अपना खाना पीना चला पा रहे हैं, कई कई बार तो वो लोग भूखे सो रहे हैं। तो ये 3 स्टेजेस में ना समाज जो था ना वो डिवाइड हो गया था, जिस वजह से
सामाजिक भेदभाव देखने को मिला। अब देखो, अगर एक समाज के अंदर इतनी ज़्यादा जटिलताएं पाई जाएंगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, तो वहाँ की जनता तो असंतोष का सामना करेगी ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, 1917 में क्रांति हो गई, ठीक है। और क्रांति के बाद क्या हुआ, जो जार शाही शासन था ना, उसकी समाप्ति हो गई, और उसके बाद आता है हमारा सोवियत संघ वाला स्टेज। ठीक है, तो अब क्या होता है, 1917 में ना बोल्शेविक क्रांति हो जाती है, ठीक है। जार शाही जो शासन था उसका समाप्ति हो गया। अब सोवियत संघ की स्थापना होती है। सोवियत संघ की स्थापना होती है तो सोवियत संघ में एक थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी प्रशासन में आती है, वो अपना संविधान लागू करती है, ठीक है। और संविधान लागू जब करते हैं ना कम्युनिस्ट पार्टी, तो उस टाइम पे तो थोड़ा अच्छा लग रहा था देश की जनता को कि हाँ चलो संविधान आ गया, ठीक है। उसके अलावा डेमोक्रेसी आएगी, धीरे धीरे बदलाव आएंगे। बट क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वो तानाशाही की ओर बढ़ने लगती है। संविधान तो बनता है, बट संविधान में जो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर बनाती है। तो इससे कौन सी वाली सिचुएशन आ गई, तानाशाही वाली, कि ऐसा लग रहा था जैसे जारशाही शासन तो खत्म हो गया, बट यहाँ पर संविधान के नाम पर, ठीक है, लोकतंत्र के नाम पर जो तानाशाही ना उसको अपनाया जा रहा था। अब इस बात से भी जनता वहां की नाराज हो गई। वहां की जनता जब असंतुष्ट हुई तो वहां से फिर से तख्ता पलट हो गया, और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और रूस जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। अब 1991 में जब रूस अपने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना ली, तो 1993 में एक नया संविधान बनाया जाता है, जो कि रूस का खुद का संविधान होता है। जब रूस प्रॉपरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, और वो जो संविधान होता है जो कि 1993 में बनाया गया है, वो आज के टाइम तक भी रूस में चल रहा है। तो यहाँ से आपको रूस की जो संविधान के जितना भी 3 चरण थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अब देखो, हमारे जो यहाँ से टॉपिक है ना वो ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए। अब हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि वहाँ पे परिवार की क्या दशा थी। तो देखो, सारी चीज़ें सेम ही हैं, जितने भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है ना वहाँ की आपको सारी चीज़ें सेम लिखनी है। मैं आपको एक ही बारे में बता देती हूँ। परिवार के बारे में आपसे पूछा जाए वहाँ पे परिवार कैसे, तो परिवार जो थे वहाँ पे संपूर्ण रूप से मतलब एक साथ रहते थे, ठीक है। मिला जुला परिवार था, संयुक्त परिवार वहाँ पे देखने को मिलते थे। बट जैसे जैसे जनरेशन गैप आ रहा था, जिस तरीके से आधुनिकरण आ रहा था ना, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार की जो पद्धति थी ना उसको भी देखने को मिला। यानी कि संयुक्त परिवार भी थे और एकल परिवार भी थे। परिवार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप देखो वहाँ की संस्कृति। आप संस्कृति चाहे इंडिया की लिख लो चाहे किसी भी देश की लिख लो, आपको लिखना अच्छी अच्छी चीज़ें। वहाँ पे नृत्य के अलग अलग वो फॉर्म्स थे, यानी कि डांस के फॉर्म्स थे, संगीत का प्रचार था, वहाँ पे जो लेखन कला थी वो बहुत बढ़ चढ़ कर थी। उसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत से, जैसे क्राफ्ट हो गए, ठीक है, क्राफ्ट को जो भी हिंदी में बोलते हैं आप वो लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पे मतलब हर एक चीज़, अगर आपको कला के अंदर, साहित्य और कला के अंदर जो जो चीज़ें पता है ना, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है वहाँ पे अच्छी अच्छी, कि हर चीज़ अच्छी थी। वो किसी भी देश का लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी लिख देनी है। फैमिली हो गई, ठीक है, वहाँ की संस्कृति हो गई, वहाँ के समाज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रूस के समाज में किस तरीके से वर्ण व्यवस्था चल रही थी। सबसे पहले जब जारशाही योग था, ठीक है, युग था, उस टाइम पे क्या चल रहा था, कुलीन वर्ग, शाही घराने का, और मजदूर और किसान, ठीक है, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड था। बट उसके बाद जब सोवियत संघ आता है उस टाइम पे समानता लाने की कोशिश करी गई थी। बट जिस जैसे ही यहाँ पर रूस ने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पूंजीवाद आना स्टार्ट हो गया, और पूंजीवाद आया तो अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ने लगी थी। तो वहाँ की सामाजिक हमने यहाँ से निपटा ली सामाजिक स्थिति। अब वहाँ की आर्थिक स्थिति देखते हैं, तो आर्थिक स्थिति रशिया है, ठीक है, विदेश है। वहाँ पे तेल वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब उसकी बिक्री होती है, अलग अलग देशों को सप्लाई करता है रशिया ऑयल। तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। देश की जीडीपी में रशिया की जो आर्थिक पहुँच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति में आप देखोगे तो अमीर और ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बचा क्या, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ही ली। उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकते हैं,
और तो कुछ भी नहीं पूछेंगे, और ये परिवार वगैरह भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आप एडिशनल में इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे आपका ज़्यादा टाइम इस वजह से वेस्ट नहीं किया कि मैं और स्लाइड्स बनाऊं, परिवार का अलग लिखूं, ठीक है, और वहाँ पे सामाजिक स्थिति अलग लिखूं। तो मैंने एक ही बारे में आपको बता दिया, और ये चीज़ आप हर एक देश के बारे में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर देश का अलग अलग पढ़ना है। साक्षरता दर यानी कि पढ़ाई के बारे में पूछा जाए, आपको खुद को पता है विदेशों में पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान जाती है। 99% लोग आजकल पढ़े हुए हैं, ठीक है। इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट 50-60 का एक रेशियो बन चुका है कि पढ़ा हुआ है। बट अगर आप विदेशों की बात करेंगे, 99% जनता जो होती है ना, पढ़ी हुई होती है। और वहाँ पे अगर आप लैंगिक समानता की बात करेंगे, जेंडर इक्वालिटी की, तो महिलाओं को भी उतना ही अवसर दिया जाता है जितना कि पुरुषों को दिया जा रहा है रशिया के अंदर। तो यहाँ से हमने अपना पूरा का पूरा जो रशिया से रिलेटेड यूनिट था वो कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है ना, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मेरे अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।